हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई पी ब्लॉक के PYQs। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ आप लोग कैसे हो, नीट की तैयारी आपकी कैसी चल रही है। ठीक है, एग्जाम के बहुत कम दिन बचे हैं, तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, अभी पढ़ाई जितना भी आपने किया है बच्चों PYQs जरूर करके जाना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन PYQs के उसी के जैसे रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये बेटा। ठीक है, हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी जो जेई में आए हैं वो भी मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो ये है। फर्स्ट क्वेश्चन है BF3 एक समतलीय यौम इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है, केंद्रीय परमाणु का संकरण यौम उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन की संख्या है क्रमशः। BF3 कैसे बनेगा आप मुझे बताओ। क्या बेटा BF3 ऐसे बनेगा, त्रिकोणीय समतलीय होता है। अब मुझे बताओ BF3 में त्रिकोणीय समतलीय है, क्या इसका संकरण ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, तो क्या बेटा इसका sp2 हो जाएगा। और आपसे कोई पूछे कि इसके आउटर मोस्ट में यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप क्या बताओगे, सर हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 इधर 2 इधर और 2 इधर, कितने हो गए भैया 6। तो आंसर कौन सा है, sp2 एंड 6 इलेक्ट्रॉन। क्या मेरी बात क्लियर है, समझ में आ गई। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से ग्रुप 13 के तत्वों के में परमाणु त्रिज्या का कौन सा क्रम सही है। एटॉमिक रेडियस का क्रम बताओ भाई, आपको सिखाया गया होगा क्या, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है, आपने रटा होगा बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, रटा था। अब मुझे बताओ, अगर आप नीचे की तरफ आओगे तो जनरली क्या होता है बेटा, जनरली नीचे की तरफ आने से क्या होता है, कोषों की संख्या बढ़ती है। कोषों की संख्या बढ़ेगी तो आकार क्या होगा, आकार भी बढ़ेगा। लेकिन जब आप एल्युमिनियम से गैलियम की तरफ आते हैं, जब आप एल्युमिनियम से गैलियम की तरफ आते हैं, तो बताओ एल्युमिनियम से जब आप गैलियम की तरफ आओगे तो क्या बेटा 10d इलेक्ट्रॉन भी भरना पड़ेगा, क्योंकि एल्युमिनियम से जब आप गैलियम में जाओगे तो 10d ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, आपको पता है कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं, या कह सकते हैं जो डी इलेक्ट्रॉन होता है, उनका बेटा जो सिग्मा होता है, सिग्मा मतलब परिरक्षण प्रभाव, सिग्मा क्या होता है उनका कम होता है। सिग्मा कम होता है, जेड इफेक्टिव बताओ क्या होता है, जेड इफेक्टिव होता है भैया जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा कम है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो जेड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इफेक्टिव बढ़ जाएगा, क्योंकि जेड बढ़ रहा है। तो बेसिकली होता क्या है बेटा, जब आप एल्युमिनियम से गैलियम की तरफ आते हैं तो 10 डी इलेक्ट्रॉन आने से क्या होता है, इनका जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि सिग्मा उतने अच्छे से बढ़ता नहीं है, बढ़ता तो है लेकिन ज्यादा अच्छे से बढ़ता नहीं है, क्योंकि आपको पता है एस, पी, डी और एफ में सबसे ज्यादा परिरक्षण प्रभाव किसका है बेटा, एस का है। ठीक है, और डीएफ का बहुत कम होता है। तो यही कारण है, ठीक है, कि बोरॉन से एल्युमिनियम की तरफ तो क्या होता है, साइज बढ़ता है, लेकिन एल्युमिनियम से जब गैलियम पे आते हो तो साइज घट जाता है। ठीक है, कारण इसका क्या लिखोगे बताओ मुझे, कारण है इसका डी ट्रांजिशन। क्या है बेटा, डी ट्रांजिशन कह सकते हो या डी ट्रांजिशन बोल सकते हो, डी ट्रांजिशन। ठीक है, तो क्या होता है बताओ, साइज घट जाता है। तो चेक कर लेते हैं, बोरॉन से ज्यादा किसका होगा, गैलियम का, फिर ज्यादा किसका होगा, एल्युमिनियम का, और इंडियम का, और फिर थैलियम का। कौन सा आंसर सही बेटा, डी वाला। क्या मेरी बात क्लियर होगी, आगे चले, चलो भाई। अगला क्वेश्चन है +1 ऑक्सीकरण अवस्था का अस्थायित्व एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एवं थैलियम में अनुक्रम में बढ़ता है। ये क्या पूछ रहा है, आपने पढ़ा होगा क्या, अक्रिय युग्म प्रभाव। क्या पढ़ा बेटा, अक्रिय युग्म प्रभाव। देखो क्या पढ़ा आपने, ये पढ़ा है। अब मुझे बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2s2 2p1, और इसका क्या होगा
तो आप बोलोगे सर 4F14 5D10 6H2 6P1, यही होता है बेटा। अब बेसिकली होता क्या है बेटा, जब आप इंडियम से थैलियम पे आते हो, यानी नीचे की तरफ जब आप आते हो ना, तो होता क्या है कि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा होता है। क्यों बढ़ रहा होता है? क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहे होते हैं, और जब एटॉमिक नंबर बढ़ रहे होते हैं, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा होता है, तो जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? अभी मैंने सिखाया आपको, जेड माइनस सिग्मा। इलेक्ट्रॉन किस में बढ़े? इलेक्ट्रॉन बढ़े सर एफ में और डी में। देखो यहां से इनमें क्या अंतर है, अगर मैं इसको जनरल बोल दूं तो क्या हो जाएगा, NH2NP1 ही तो है, आउटर मोस्ट क्या है, NH2NP1। लेकिन आपने क्या देखा कि यहां पे भाई 14 इलेक्ट्रॉन आ गए एफ में और 10 आ गए कहां पे, डी में। तो हुआ क्या कि जो 24 इलेक्ट्रॉन बढ़े, जो 24 इलेक्ट्रॉन बढ़े, तो बताओ 24 प्रोटॉन भी बढ़ा होगा? तो आप बोलोगे यस सर। तो मैं मान लेता हूं कि कितना चेंज आया भैया, 24 प्रोटॉन बढ़ गए। लेकिन जो सिग्मा बढ़ा यहां पे, वो बेटा 24 से कंपैरिजन में बहुत कम बढ़ा। क्यों? इलेक्ट्रॉन कहां पे आ रहे हैं, एफ में और डी में आ रहे हैं। तो जो सिग्मा इंक्रीज हुआ, सिग्मा इंक्रीज हुआ, वो उतना ज्यादा नहीं हुआ। यानी लिख सकता हूं कि जेड ज्यादा इंक्रीज हो गया, सिग्मा बढ़ा कम। तो बताओ जेड इफेक्टिव ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जेड इफेक्टिव ज्यादा अगर बढ़ जाएगा बेटा, तो उससे होगा क्या, उससे होगा क्या कि जो ये एस वाले इलेक्ट्रॉन हैं, ये भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मतलब एस इलेक्ट्रॉन भी अब क्या होंगे, आयोनाइज नहीं होंगे। +3 ये बना सकता था इजिली, लेकिन ये इजिली +3 नहीं बनाएगा, ये इजिली +3 नहीं बनाएगा। इसे बोलते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव। क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव। मैंने पी ब्लॉक के ऑन शॉट में करवाया भी था। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे, वैसे वैसे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे, ये अगला पॉइंट है, लिख लो, वैसे वैसे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बेटा, घटती जाएगी। और ये कहां पे एप्लीकेबल है बेटा, ये बोरॉन फैमिली के लिए। ये जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है, ये नाइट्रोजन फैमिली पे भी एप्लीकेबल है और ऑक्सीजन पे भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाता भैया कि +1 का ऑक्सीकरण अवस्था किस में बढ़ेगा बताओ? तो एल्युमिनियम से ज्यादा होगा गैलियम, से ज्यादा इंडियम, मैथ्स में क्या होगा, थैलियम का। ठीक है, तो एल्युमिनियम से ज्यादा गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही है। यहां तक बात क्लियर है? आगे चले भाई। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट काफी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको करवा दिया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व MF6 आयन बनाने में असमर्थ है, मतलब नॉट कैपेबल है? अब देखो यार, सिंपल सी बात है, ये सारे कहां के हैं एलिमेंट बताओ मुझे, बोरॉन फैमिली के। अब मुझे बताओ बोरॉन फैमिली का, अगर मैं बोरॉन की बात करूं सिंपल, तो इसका एक किस पीरियड का एलिमेंट है भैया? तो बोलोगे सर सेकंड पीरियड का है। ये कहां का है? थर्ड पीरियड का है। ये फोर्थ पीरियड का, ये कहां का है? फिफ्थ पीरियड का है। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं कि सर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो 2s2 2p1। यानी है क्या, अगर आप इसमें p1 हो गया, यानी कि s पूरा कंप्लीटली फिल है, और p में कितना है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप एक्साइड करा दो तो क्या हो जाएगा, देखो इधर, यहां पहुंच जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा, देखो इधर ध्यान से, s में कितना हो जाएगा अभी 1, और p में कितना हो जाएगा 1 2। यानी अभी क्या कर सकता है ये, बोरॉन 3 बॉन्ड बना सकता है। तो आप क्या बताते हो भैया, BF3 मान लो उसने बना लिया। अब अगर आपने कहा अच्छा 3F कहां आए, देखो इधर, एक F इधर आ गया, एक F इधर आ गया, ऐसे कर लो इसको थोड़ा अलग कलर से, समझ में आ जाएगा। एक F से ओवरलैपिंग इधर हो गई,
एक F से इधर ओवरलैपिंग हो गई और एक F से इधर हो गई। अब मान लो आपसे बोला उसने कि एक F माइनस और इससे ऐड हो सकता है क्या, तो बेटा हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि भाई अभी इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, तो क्या करेगा, ये अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्लोरीन इसमें दे देगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये BF4 माइनस बना सकता है। लेकिन अब इसके पास आगे क्या कोई वैकेंट ऑर्बिटल है, तो आप बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि 2D पॉसिबल ही होता नहीं है, 2D तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि अगर आप इसमें अगर F माइनस आपने और जोड़ा, तो ये कंपाउंड अगर मैं बोल लूं कि BF5 माइनस 2 बनाएगा, तो बेटा नहीं बनाएगा, ये नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा। यानी कि इसमें क्या क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। बाकी सब में क्या है, बाकी सब में क्या है, बाकी सब में डी क्या है बेटा, वैकेंट है, क्योंकि ये थर्ड पीरियड का है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 3D वैकेंट है, इसमें 4D वैकेंट है, इसमें 5D वैकेंट है। सिंपल था, क्या था मोटो क्वेश्चन का पूछने का, कि भाई ऐसा कोई हमें एलिमेंट बताओ जिसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। तो अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है तो आगे एक्सपेंड कर ही नहीं पाएगा, तो सिर्फ VF4 तक पॉसिबल है, माइनस MF6 पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो कौन सा आंसर है भाई इसका, बी वाला सही है, ये बनाने में कैपेबल नहीं है। आगे चलें भाई, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइबोरेन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मुझे बताओ डाइबोरेन क्या होता है। तो आप बोलोगे सर आपने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था भैया, आपने बताया था सर B2H6। मैं बोलूंगा हाँ। आपने बताया था सर कि B और B यहां पे होता है, इससे एक H इधर जुड़ा होता है, एक H यहां होता है, एक H यहां होता है, एक H यहां होता है, और यहां पे एक H होता है, यहां पे भी एक H होता है। और आपने बताया था वन शॉर्ट वीडियो में सर कि ये क्या होते हैं बेटा, बनाना बॉन्डिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। 2 सेंटर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या सही है भैया, देखो इसमें से क्या पूछा है, कौन सा सही नहीं है पूछा है, ठीक है बता देते हैं। सिरे वाले 4 BH आबंध द्विकेंद्रकीय द्वि इलेक्ट्रॉन बंद होते हैं। देखो इसका मतलब क्या होता है बेटा, द्विकेंद्रकीय मतलब क्या हो गया, अगर इस बॉन्ड को आप ध्यान से देखो तो इसमें एक सेंटर ये एक सेंटर H का है, 2 सेंटर है, 2 सेंटर है, और इलेक्ट्रॉन कितने बताओ मुझे, 2। तो जितने भी ये सिरे वाले मतलब जितने भी साइड वाले हैं H, वो बेसिकली क्या है, द्विकेंद्रकीय है, और क्या है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरे वाले 4 हाइड्रोजन परमाणु और 2 बोरान परमाणु एक ही तल में होते हैं। देखो ध्यान से इधर, ये बोरॉन और ये H क्या है बेटा, इस बोर्ड के प्लेन में है, मैंने आपको सिखाया था। बट ये जो H है और ये जो H है, एक H प्लेन के अंदर यानी बोर्ड के पीछे होगा, और एक H कहां होगा, ऊपर की तरफ होगा। यानी ये दोनों क्या है, प्लेन के इनर, और ये क्या है आउटर, ठीक है। और ये क्या है, प्लेन के मतलब विद इन प्लेन है। तो ये भी बात सही है। फिर नेक्स्ट है, दोनों बोरान परमाणु sp2 हाइब्रिडाइज हैं। देखो ये गलत बात है, क्यों आप बताओ। यहां पे बोरॉन 1 2 3 4 4 1, याद रखना बेटा। ये बेसिकली अगर मैं BH3 की बात करूं तो यहां पे आप देखो ध्यान से, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे बोरॉन कैसा है, यहां बेटा sp2 है, क्या है sp2। बट जब ये बॉन्ड इसने बना लिया, हालांकि ये कंप्लीट बॉन्ड नहीं है, लेकिन हम इसको 1 2 3 4 बॉन्ड कंसीडर करेंगे। तो आंसर क्या आएगा, सिंपल सा 4 सिग्मा बॉन्ड कंसीडर करेंगे, तो आंसर क्या आएगा बेटा इसका sp3। याद कर लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे संकरण क्या है इसका, sp3 है, क्या है बेटा sp3 है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ये बात क्या यहां पे गलत है, रॉन्ग है ये बात। इसमें 2 त्रिकेंद्रीय इलेक्ट्रॉन आबंध होते हैं, ये बात सही है। ये कैसे बॉन्ड है, 3 सेंटर है बेटा, इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 2 कैसे सर, एक B वाला और एक H वाला। H के पास एक ही है ना। तो मैंने आपको सिखाया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना दोनों, कौन से, ये वाले, ये कभी इधर रहते हैं कभी इधर रहते हैं, ठीक है। और इसके वाले कभी इधर रहते हैं कभी इधर रहते हैं। तो इनको बेसिकली क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, और इनको क्या बोलते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। या अगर यहां से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे हम 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आगे बात समझ में, आगे चलें।
वही क्वेश्चन है, डाई बोरेन में बोरान के संकरण का प्रकार, तो वो तो क्या है बेटा, sp3 है कि नहीं है, sp3 है। कौन सा है, sp3 संकरण है बेटा, संस्करण नहीं है, संकरण है। क्या है, sp3 संकरण। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सही कथन चुनिए, आपको बताना है इसमें से सही कथन कौन सा है। देखो भाई सिंपल सा बात है, जितने मैं पीवाईक्यूज करवा रहा हूं, जो मैंने आपको वन शॉट पी ब्लॉक कराया था, सारे वहीं सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आप उसको एक बार देख लीजिए, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। समझ में आ रही मेरी बात? आगे देखते हैं भाई, बहुत ही सिंपल सवाल है ये। क्या बताना है इसमें, इसमें आपको बताना है सही कथन कौन सा है। हीरा सहसंयोजी होता है एवं ग्रेफाइट आयनिक होता है। बेटा ये बात गलत है, क्यों? पहले देखो, देख लो क्या होता है हीरा ग्रेफाइट। बेसिकली डायमंड में देखो 2022 में क्वेश्चन आ चुका है, डायमंड में क्या होता है, ये कार्बन चारों तरफ कार्बन से जुड़ा होता है, चारों तरफ कार्बन से। ठीक है, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इसका इधर कार्बन, इधर कार्बन। यानी बेसिकली होता क्या है बेटा, ये इधर चार कार्बन से जुड़ा होगा, एक नेटवर्क होता है, जाल होता है। ठीक है, ऐसे में जितना बना दूं कम है, बहुत सारे। ठीक है, बहुत सारे। ठीक है, हर कार्बन अपने आसपास चार कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है, ये लो बना दिया मैंने। ठीक है, ठीक है बेटा, चलो बहुत सारे बना दिया, कार्बन कार्बन। कितना बना दूं, चलो समझ में आ गया आपको? एक मिनट। ठीक है, यानी कि किसी भी कार्बन को आप देखोगे, किसी भी कार्बन को आप देखोगे तो वो अपने आसपास बेटा क्या होता है, चार कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। देखो चेक कर लो, इधर एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे। तो बताओ, अगर चार कोवेलेंट बॉन्ड है तो चार के हिसाब से संकरण क्या आएगा, बताओ भाई, क्या sp3 आएगा बेटा? अगर फोर कोवेलेंट बॉन्ड है तो क्या हीरे में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा? किसमें भैया, डायमंड में, हीरे के अंदर। ठीक है, हीरे के अंदर क्या आएगा, sp3 कार्बन आएगा। बट ग्रेफाइट कैसा होता है, ध्यान से देखो इधर बेटा, ग्रेफाइट कैसा होता है, तो ग्रेफाइट ऐसा होता है, ध्यान सुनना इधर, ऐसे बनाओ इस कलर से। तो ये ऐसे होता है ग्रेफाइट। ठीक है, यहां पर देखो बेटा, ऐसे होता है ग्रेफाइट। तो ऐसे होता है ग्रेफाइट। ठीक, यहां पे क्या होता है, डबल बॉन्ड। क्या होता है हर जगह, डबल बॉन्ड। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे, अच्छा इसके कारण क्या होता है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, ये घूमता रहता है, यहां से किधर आएगा, इधर की तरफ आएगा, यहां से इधर आ जाएगा। ठीक है, ये इधर आएगा, ये कहां जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हर कार्बन, कोई कार्बन तुम चेक कर लो, इधर भी ऐसे होगा, मैंने नहीं बनाया है। हर कार्बन कैसा होता है बेटा, 3 सिग्मा बॉन्ड। कितने होते हैं, 3 सिग्मा और एक पाई। जैसे मान लो मैंने ले लिया इस कार्बन को, तो देखो एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, सिग्मा इधर, 3 सिग्मा हो गया, एक पाई हो गया। तो संकरण में सिर्फ क्या आते हैं बेटा, सिग्मा बॉन्ड। तो संकरण में सिग्मा आएंगे तो मतलब क्या हो गया, 3 सिग्मा, तो क्या हो गया sp2। किसमें भैया, कार्बन ग्रेफाइट में। संकरण कैसा है कार्बन का, sp2। ठीक है, और बहुत सारी बातें मैंने आपको सिखाई थी कि इसमें जो पाइलेट्रॉन होता है घूमता रहता है, उससे क्या होता है, उससे कनेक्टिविटी आती है। इसीलिए क्या होता है, जो ग्रेफाइट होता है बेटा, वो कंडक्टर होता है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, है ना, विद इन अ लेयर, मैंने सिखाया था आपको। तो कौन सा सही कथन नहीं है ये बताना, सॉरी सही कथन चुनना है आपको। हीरा सहसंयोजी होता है एवं ग्रेफाइट आयनिक, गलत बात है। हीरा sp3 संगठित होता है एवं ग्रेफाइट sp2, ये बात सही है, ये बात बेटा क्या है, सही है। तो आगे चेक कर सकते हैं, हीरे और ग्रेफाइट दोनों का शुष्क स्नेहकों के रूप में उपयोग, गलत बात है बेटा, ये गलत बात है, ये सही बात है। अगला क्या है, हीरे और ग्रेफाइट में द्विविमीय जालक होते हैं, नहीं बात है बेटा, ये 3D होते हैं। क्या होते हैं, 3D होते हैं। क्या होते हैं, 3 डायमेंशन, है ना, 3 डायमेंशन होते हैं। तो ये बात भी क्या है, तो गलत है। समझ में आ गया आपको? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आगे चलें भाई, यहां तक बात क्लियर है? आगे चलें, बोलो भाई आगे चलें, चलो आगे चलते हैं।
नाइट्रोजन N2 बनाता है जबकि फास्फोरस P2 बनाते हैं, P4 में बदल जाता है। ठीक है भाई, ये तो सर N2 के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? N2 गैस के फॉर्म में। ठीक है, पर जैसे ही P2 बनता है तो P2 से क्या बन जाता है? P4। क्या बन जाता है? P4। P4 देखो कैसे होता है, ऐसे ये होता है भैया आपका P4। ठीक है, ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, क्या कारण है इसका? क्या कारण है बताओ? फास्फोरस परमाणुओं के मध्य त्रिआबंध उपस्थित रहते हैं, ये गलत बात है। पी पाई बंध कमजोर होते हैं। हाँ बेटा, यही सही आंसर। देखो क्यों है सही आंसर, देखो बेसिकली आप मुझे एक बात बताओ, जब N2 N और N आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो कैसे ऐसे बनाएंगे? इसमें देखो ध्यान से, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक बेटा सिग्मा बॉन्ड है, और दो क्या है? पाई बॉन्ड है। दो क्या है? पाई बॉन्ड है। अब मुझे बताओ कि इसमें जो पाई बॉन्ड बना है, इसमें जो पाई बॉन्ड बना है, क्या बेटा वो 2p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना है? किससे बना है? 2p ओवरलैपिंग। ये मान लो पी वाई है, तो इसके पी वाई से कौन जुड़ेगा बताओ? पी वाई जुड़ेगा। जुड़ने का मतलब क्या है? अतिव्यापन होगा। कैसे होगा अतिव्यापन? देखो इधर, ये पी वाई था और ये भी क्या मान लो भैया? पी वाई। क्योंकि पता है अतिव्यापन हमेशा कैसे होता है बेटा? कैसे होता है? अतिव्यापन हमेशा होता है सेम एक्सिस के ऑर्बिटल में। ठीक है, तो कैसे होगा? देखो बेटा, ये हो गया पी वाई का पाई बॉन्ड। एक कैसे बन जाएगा मुझे ध्यान से देख के बताओ। एक कक्षक और बना लो, ये बन गया आपका पीजेड और पीजेड वाला कक्षक। ठीक है, तो इसकी ओवरलैपिंग कैसी होगी? इसकी भैया ओवरलैपिंग देखो ऐसे होगी। बेसिकली मैं आपको ओवरलैपिंग नहीं सिखा रहा हूं, मैं क्या सिखा रहा हूं आपको कि जब 2p कक्षक एक दूसरे के पास आएंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, तो वो ओवरलैपिंग अच्छा होगा। अच्छा मतलब साइज छोटा है तो ओवरलैपिंग क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। लेकिन अगर मैं फास्फोरस की बात करूं तो फास्फोरस में मान लो कैसा बन भी गया, कैसा बन गया? ट्रिपल बॉन्ड बन भी गया, ये सिग्मा और ये दो पाई बन गया, लेकिन इसके ऑर्बिटल इतने बड़े हैं ना बेटा, 3p3 पॉल इतने बड़े हैं कि उनमें अच्छा ओवरलैपिंग हो ही नहीं पाएगा। और अच्छा ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा तो क्या बनेगा? कमजोर पाइबंद बनेगा। और अगर कमजोर पाइबंद बनेगा तो क्या होगा बताओ? तो क्या होगा? तो वो P4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कारण क्या है इसमें? पी पाई बंद कैसा होता है? कमजोर होता है, मजबूत तो होता नहीं है, बहुबंद आसानी से बनाया। नहीं नहीं, सब बातें गलत है। कौन सी बात सही है? पी पाई बंद क्या होता है? कमजोर होता है। क्यों कमजोर होता है सुन लिया मैंने। ये भैया 2p है कि नहीं है? 2, ये 2 और ये क्या है? मान लो मैं पी वाई ले लूं और पी वाई ले लूं, तो कौन सा पी वाई? ये 3p वाई और ये 3p। ऐसे जेड भी बना सकता हूं मैं। ठीक है, इधर की तरफ ऐसे, इसमें ओवरलैपिंग हो जाएगा। ये कैसे वाले हैं बताओ मुझे? ये कैसे वाले हैं? ये कैसे वाले हैं बताओ? ये कैसे वाले हैं? ये 3p पाई होंगे। तो क्योंकि अब ऑर्बिटल का साइज बड़ा हो गया है, साइज बड़ा हो गया तो क्या होगा? अच्छा बंध नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये इसका कारण है बेटा। ठीक है, कौन सा? पी पाई बंध कैसे होते हैं? कमजोर होते हैं। आ गया समझ? ये क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साहब, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय है? मतलब आपसे क्या पूछा है उसने? एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा किसमें है? कैसे पता करते हैं? तो आपको सिखाया गया होगा क्या? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb। ठीक है बेटा, अगर आप नीचे की तरफ आते हो तो क्या होता है? धात्विक लक्षण बढ़ता है। क्या होता है? धात्विक गुण क्या होता है बेटा? बढ़ता है। अब बताओ, अगर धात्विक गुण बढ़ेगा, धात्विक लक्षण बढ़ेगा, तो धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं बताओ? धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? जनरली की बात कर रहा हूं, ऑक्साइड कैसे होते हैं जनरली? तो बेटा ये कैसे होते हैं धातु के ऑक्साइड, मुझे बताओ। ये जनरली होते हैं अम्लीय। कैसे? सॉरी, क्षारीय। कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। और अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं?
तो आप बोलोगे सर कैसे होते हैं, अम्लीय। अब मुझे बताओ, अगर नीचे आने पर धात्विक लक्षण बढ़ेगा तो क्षारीय ऑक्साइड के कैरेक्टर बढ़ेंगे और अम्लीय के क्या होंगे बेटा, घटेंगे। तो बताओ सबसे ऊपर कौन है, नाइट्रोजन, यानी इसका ऑक्साइड सबसे ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। और बिस्मत की अगर मैं बात करूं तो इसका ऑक्साइड सबसे ज्यादा क्या होगा बेटा, क्षारीय, क्या होगा, क्षारीय। और ये क्या होते हैं बेटा, अम्लीय। क्या होते हैं ये, अम्लीय। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आंसर कौन सही है बेटा, सी वाला, N2O5 सबसे ज्यादा एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। क्योंकि देखो इसमें सब जितने भी सेंट्रल परमाणु हैं, केंद्रीय परमाणु हैं, उन सबकी ऑक्सीकरण अवस्था देखो बेटा सेम है, क्योंकि एक ही ग्रुप के ना सारे के सारे। ठीक है, सब में +5 यहां भी +5 है, यहां भी +5 है, यहां भी +5 है, यहां भी +5 है। ठीक है, चलो भाई आगे चलें। निम्न में से किस फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल में निम्न में से किस फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल सबसे प्रबल अपचायक गुण है, में सबसे प्रबल अपचायक गुण है, मतलब कौन सा भैया, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब देखो यार, सिंपल सी बात इसका है क्या, अपचायक कौन होता है मुझे बताओ, जो दूसरों का अपचयन कर दे उसे क्या बोलते हैं हम, अपचायक, और खुद का क्या कर ले भैया, ऑक्सीकरण। अब मुझे बताओ दूसरों का अपचयन कौन करेगा, जो दूसरों को इलेक्ट्रॉन दे सकता है या हाइड्रोजन दे सकता है, वही तो करेगा। यानी दूसरों का अपचयन करने के लिए जिसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है या H देने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्लियर है, वही होगा। अब देख लेते हैं बेटा, H4P2O7 S3PO3 S3PO2 S3PO4, सबसे पहले ऑक्सीकरण अवस्था निकालो सबका। यहां पे कितना आएगा, +5 आएगा बेटा। ठीक है, इसका नाम है आर्थोफॉस्फोरिक एसिड या फास्फोरिक एसिड, इसका नाम है, यहां पे क्या आएगा, +3 आएगा। यहां पे क्या आएगा बताओ, +1 आएगा। यहां पे क्या आएगा, देखो इसमें एक बॉन्ड होता है ना, ठीक है, कौन सा बॉन्ड होता है बताओ मुझे, ये कौन सा एसिड है बताओ, ये S4P2O7 है। देखो ध्यान से बात कर, H4P2O7 का नाम कैसे बताओगे, मैंने आपको सिखाया था। आप क्या ले लो बेटा, आप ले लो S3PO3, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा बोलो, H6P2 S3PO4 ले लो, S3PO4 ले लो, 2 से क्या H6P2O8 आ जाएगा बेटा। इसका नाम क्या है बताओ, इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। इसका नाम क्या है, अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, इसका नाम है फास्फोरिक अम्ल। अब मुझे बताओ, फास्फोरिक अम्ल को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करके और कर दिया मल्टीप्लाई और -1 H2O निकाल दो तो क्या बन जाता है भैया, क्या बन जाता है भैया, तो बन जाता है, आपको सिखाया था मैंने, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। क्या बन जाता है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक अम्ल बन जाता है। देखो H2 निकल, क्या निकल, 2 H यहां से गायब हो जाएगा तो क्या बचेगा, H4 बचेगा, एक O गायब हो गया, P2 पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो क्या बन जाएगा, O7। तो ये बन गया H4P2O7। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम, इनको सब तो बना लेंगे भैया, इनको देखो बना लेते हैं सबसे पहले, पहले वाले को बना लेते हैं सबसे पहले। देखो ध्यान से, इधर मैंने आपको सिखाया था कि P कहीं भी पर भी हो, शुरुआत यहां से करनी है OH से, ठीक है। तो एक P यहां ले लो डबल बॉन्ड, और क्या लेंगे भैया हम, OH, ठीक है। अब बहुत ध्यान समझो, इधर मैंने आपको एक और बात सिखाई थी कि जितने H हैं उतने OH लेने हैं, तो एक OH यहां, एक OH यहां, एक एक OH भैया और ले लो, तो इससे क्या हो गया, जितने H उतने OH हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हो गए देखो ध्यान से इधर, तो 2 3 4 5 6 हो गए बेटा, और एक ऑक्सीजन कहां आएगा, इनके बीच में आएगा, कहां आएगा, इनके बीच में आएगा। अब मुझे बताओ कि अब इनका ऑक्सीकरण अवस्था कितना है भैया, देखो ध्यान से, 2 इधर से हो गया, 3 एक 4 और एक 5, ठीक है भाई।
चेक भी कर सकते थे। 14 इसका हो गया था, ये क्या हो गया भैया, यहाँ पे 4 चला गया, 10 बचा, 10/2 करेंगे तो 5, तो क्या आ गया +5। कुछ समझ में आ रहा है क्या मैंने किया है? ये सब मैंने वन शॉट में कवर करवाया भाई साहब, जाके देख लेना। खैर, ये समझ में आ गया। उड़ीसा 2000 नीट 2019 में आ चुका क्वेश्चन। तो अब देखो यहां से ध्यान से यार, पहले तो इसका आंसर ऐसे पता है क्या सर, कि जिसका ऑक्सीकरण अवस्था सबसे कम होगा वो खुद का क्या कर सकता है भैया, वो खुद का कर सकता है क्या, ऑक्सीकरण, यानी ये +1 से +3 में जा सकता है, +5 में जा सकता है। तो क्या करेगा, दूसरे का अपचयन करेगा। अगर खुद का क्या करेगा, ऑक्सीकरण, दूसरा क्या करेगा भैया, अपचयन करेगा। देखो एक सवाल में बहुत सारे सवाल छुपे हैं, इसलिए मैं करा रहा हूं, एक सवाल में बहुत सारे सवाल छुपे हैं। मैं क्या बोल रहा हूं कि इसका ऑक्सीकरण संख्या +1 है, तो ये +3 +5 में जा सकता है। बट ये अब क्या करेगा, क्या ये +5 से सिर्फ +3 में आ सकता है या +1 में आ सकता है? यानी खुद का इसका क्या होगा, इसका खुद का क्या होगा भैया, अपचयन। तो दूसरे क्या करेगा, ये ऑक्सीकरण। लेकिन पूछा है कौन सा प्रबल अपचायक है, तो इसका क्या होगा भैया, आप ऑक्सीकरण हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, ये प्रबल अपचायक। तो आपका आंसर तो आ गया क्या भैया, प्रबल अपचायक। मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से कुछ और बातें समझाना चाह रहा हूं, क्या ध्यान से देखो। तो ये तो बात है भैया, ये हो गई। स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे इसको, मैंने इसका बना दिया यहां पे। इसका कैसे बनाओगे बताओ, देखो इसका ऐसे बनाओगे, जहां पर भी P हो तो P के साथ डबल बॉन्ड O और OH लिखना कंपलसरी है। S3PO3 है ना बेटा, तो एक हो गया, ये गया। कितने H बचे बताओ बेटा, एक H बचा कि 2 बचा, बोलो कितना बचा यहाँ पे, S3PO3 था ना बेटा, ये हो गया। ठीक है, ध्यान से देखो इधर, अब एक H बच गया तो यहां पे कर दो एक H। तो पीएच बंद कितने यहां पे है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि यहां पे बताओ कितने पीएच बंद है, कितने पीओएच बंद है, कितने बताओ पीएच बंद है, एक। कितने पीओएच बंद है, 2। कितने पी डबल बॉन्ड ओ बंद है, तो 1। इसको आप कैसे बनाओगे, इस वाले को, जो आंसर आपका है, कौन सा आंसर है, S3PO2। जहां पे पी दिखेगा करो भैया डबल बॉन्ड लगाओ और क्या लगा दो, OH। अब कितने H बचे यहां पे देखो इधर, एक H यहां और एक H यहां, तो एक जवाब तो इसका हो गया ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पे। एक जवाब और होता है क्या, कैसे कोई बच्चा पूछ सकता है, एक बच्चा बोलेगा सर कि जिसके पास जितना ज्यादा H है वो उतना ज्यादा अच्छा अपचायक होता है। क्यों, क्योंकि H दे सकता है किसी को, तो उसका अपचयन करवा देगा। ठीक है, S3PO4 को ध्यान दो कैसे बनाएंगे बेटा, P डबल बॉन्ड O, इधर OH लिखा, कितने बचे OH, 3, तो 3 OH इधर ले लो बेटा, 1 2 3 4, सॉरी 3 ही करना था, तो ये हो गया POH और ये किधर OH ले लो, इन तो 3 और ये डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो कितना हो गया देखो इधर, 5 वैलेंसी हो गई, इसमें 2 3 4 5 हो गई, इसमें 2 3 4 5 हो गई। ठीक है भाई, तो आंसर कौन सा है, ये वाला। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से 2-3 क्वेश्चन करवा दिए। क्या क्या करवा दिया, एक तो भैया पूछेगा प्रबल अपचायक कौन सा है, तो ये। प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा है, तो ये जाएगा। ठीक है, दूसरा पूछ लिया कि बताओ इसमें इन सब में कौन कौन से बंद हैं, कितने पीओएच, कोई भी देगा बता दोगे। पायरोफॉस्फोरिक में बता दोगे, बता दो कितने पीओएच बंद है, पीओपी बंद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये भी उड़ीसा 2019 में आया हुआ है। क्या पूछा आपसे क्वेश्चन, ध्यान से देखो बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। जब दे रखा भैया आपको ऑक्साइड, जब दे रखा आपको प्रकृति, कौन से ऑक्साइड किस नेचर के हैं ये आपको बताना है, सिंपल सी बात है। मैंने आपको सिखाया था कि CO कैसा होता है, बताओ बेटा, उदासीन ऑक्साइड CO होता है। BaO कैसा है, धातु का ऑक्साइड, तो कैसा होगा, क्षारीय होगा। Al2 कैसा होगा बेटा, आपको पता है Al2 कैसा होता है, उभयधर्मी होता है, मैं सिखा चुका हूं। Cl2 7 कैसा होता है बेटा, क्योंकि ये नॉन मेटालिक है तो कैसा होगा, अम्लीय होगा। अब चेक कर लो, पहले का दूसरा, B का पहला, C का चौथा और D का तीसरा। ठीक है बेटा, तो दूसरा पहला, हाँ पहला सही है। ये बातें आपको याद करनी पड़ेगी, ये बातें आपको याद करनी पड़ेगी। अच्छा सर नहीं याद है तो क्या करें, देखो ध्यान से देखो, मैं आपको ना सिंपल सा एक बता देता हूँ कौन कौन सा अम्लीय कौन कौन सा क्षारीय है, बट ये सारा कवर नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम अपने पास उतना है नहीं।
बड़े बात, न्यूट्रल कौन कौन सा है, देखो उदासीन कौन कौन सा है बेटा, उदासीन है NO, CO और N2O, ये क्या है उदासीन, ठीक है। उभयधर्मी कौन से हैं, उभयधर्मी कौन से हैं, देखो बेटा इधर, तो V के ऑक्साइड, क्रोमियम के ऑक्साइड, ठीक है, TE के ऑक्साइड, ये सब क्या होते हैं उभयधर्मी। और ये किसमें होता है बेटा, +3 और +3 में। Sb भी कैसे होते हैं, +3 में, कैसे होते हैं उभयधर्मी। और जनरली जो धातुओं के ऑक्साइड हैं, जनरली बोल रहा हूं मैं, याद रखना हमेशा सही नहीं है, धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, ये बेटा होंगे क्षारीय, कैसे होंगे क्षारीय होंगे। ये आपको मैंने लास्ट टिप बता दी है, सिंपल सा। और अधातु के कैसे होंगे, डिटेल अगर आपको देखना तो आप मेरा P ब्लॉक का 1 शॉट देख सकते हो, उसमें मैंने सारा करवा रखा है, ठीक है, सब कुछ आपका हो जाएगा, जितने भी क्षारीय और ये सब अधातुओं के ऑक्साइड। ये कैसा होता है बेटा अम्लीय, कैसे होते हैं ये अम्लीय, आप ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, ठीक है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सल्फर के किस ऑक्सो अम्ल में OO बंध उपस्थित है। अब देखो ये सब मैं कैसे बता पा रहा हूं आपको, आप भी इसको बता सकते हैं, मैं बता रहा हूं बार बार। मैंने जब P ब्लॉक का 1 शॉट करवाया है तो मैंने सारा बता दिया है सब, ये अगर आप उसको देख लिए ना बेटा तो गारंटी है कि आपका ये सब अपने आप हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो देखो कैसे बनाएंगे भैया स्ट्रक्चर, सबसे पहले ध्यान से देखो कैसे बनाएंगे, जितने H हैं उतने OH बनाने हैं। तो पहला है सल्फ्यूरिक अम्ल, तो बीच में लिया हमने S को, एक इधर लिया OH, एक इधर लिया भैया OH, तो क्या हो गया जितने H उतने OH। अब क्या बचा, 2 ऑक्सीजन बचा, इधर लगा दो, और कहां लगा दो भैया इधर लगा दो, ये क्या हो गया H2SO4। क्या इसमें कोई भी OO बंध है, तो बोलोगे नहीं सर। ये पता है कौन सा लिंकेज है, इसको बोलते हैं प्रॉक्सी लिंकेज, क्या बोलते हैं प्रॉक्सी बंध या प्रॉक्सी लिंकेज बोलते हैं। या फिर H2O2 सुना है आपने, H2O2 ऐसा होता है आधी खुली किताब जैसी संरचना होती है ना, हाफ ओपन बुक होता है ना, ये H2O2 ऐसे पूछ रहा है किसमें बंद है, ठीक है। दूसरा है H2H2O8। अब देखो यहाँ पे 2 सेंट्रल एटम होंगे S और S, ठीक है, जितने H है उतने OH लगा दो भैया, ये S हो गया, ये OH हो गया, और यहाँ पे OH हो गया। फिर क्या करो भैया, अब O लगा दो इधर O। सल्फर कभी भी 6 से ज्यादा बंध बना ही नहीं सकता। कितने ऑक्सीजन हो गए, 2 2 4 5 6 हो गए, 2 बच गए बेटा, 2 बीच में डालो। तो किसमें उपस्थित है बताओ बेटा, H2H2O8 में क्या उपस्थित है, परॉक्सी लिंकेज। अच्छा तीसरा कैसे बनेगा, ध्यान से देखो इधर, सल्फर सल्फर इधर सल्फर, ठीक है, H2H2O7 इसको बोलते हैं ओलियम। तो ये हो गया डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और जितने H है उतने OH लगा दो, तो इधर लगा दो, यहाँ पे एक OH इधर और एक OH इधर। तो इसमें क्या है भैया, इसमें एक O बीच में आएगा, तो इसमें क्या है, इसमें SOS बॉन्ड है, SOS बॉन्ड है, लेकिन इसमें ये वाला बॉन्ड नहीं है। और क्या है, H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल है। ध्यान से देखो इससे क्या होता है, एक ऑक्सीजन हमें निकाल देना है, तो क्या कर देंगे, देखो ध्यान से इधर S डबल बॉन्ड O, OH OH, यहां क्या जगह बेटा O, ठीक है, सॉरी 3 है ना, 3 है, ठीक है। ये हो गया आपका क्या है, यहाँ पे एक लोन पेयर है ना, H2SO3। तो इसमें भी बंद उपस्थित नहीं, तो आंसर कौन सा आपका है, आंसर आपका ये वाला है भैया, कौन सा, ये वाला। ये नीट 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। आ रहा है समझ में आपको, आगे चलें भाई। देखो कथन एक है कि अम्लीय सामर्थ्य दिए गए क्रमानुसार बढ़ता है। क्या अम्लीय सामर्थ्य है, देखो भैया HF, ये क्वेश्चन कब आया है, ये नीट 2018 में आ चुका है, इसी के आसपास चेक कर लेना एक बार, शायद यही आया है, ठीक।
HF, HCl, HBr, HI, ठीक है भैया। आप HF पे गए, HCl पे गए, HBr पे गए, फिर कहां गए, HI पे आ गए। कह रहा जैसे जैसे समूह में नीचे जाने पर तो FCl Br का आकार बढ़ता जाता है, वैसे वैसे HF HCl HI के बंध की प्रबलता घटती जाती है, अतः अम्लीय सामर्थ्य बढ़ता है। ठीक है भाई, सही बात है। देखो ध्यान से, HF में जो बंध होगा वो कैसे होगा, देखो HF छोटा है तो ऐसे बंद होगा बेटा, ठीक है। ये मान लो आपका H है, ये मान लो आपका क्या है, F है, देखो ये बंद होगा। इसमें क्या होगा भैया, ये आपका H है, ये आपका क्या है, Cl है, थोड़ा दूरी ज्यादा हो जाएगी। ये आपका H है, आपका क्या है, Br है, तो दूरी और ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इधर थोड़ा बनाओ इसको, साइज बढ़ रहा है ना बेटा, साइज बढ़ रहा है। और ये आपका H है, आपका क्या है, ये I है, आयोडीन बहुत बड़ा है ये। तो सबसे बड़ा बंध कहां बनेगा, नीचे वाले में। सबसे बड़ा बंध यहां बनेगा। तो बताओ, बंध अगर बड़ा है, ठीक है, अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बंध सामर्थ्य क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब बताओ, अगर बंध सामर्थ्य कम है तो क्या इस बंध के टूटने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि नहीं है, बोलो भाई। तो अगर इस बंध के टूटने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब ये जल्दी से H+ निकाल देगा। और अगर ये जल्दी से H+ निकाल देगा तो उसकी अम्लीय सामर्थ्य क्या हो, ज्यादा हो जाएगी। भाई अम्ल किसे बोलते हैं, जो H+ निकालते हैं। अब जो तेजी से H+ निकालेगा वो अच्छा अम्ल होगा, जो स्लो निकालेगा वो बेकार या बुरा अम्ल होगा। तो बताओ बात सही है। तो दोनों कथन सही है, दोनों कथन, एक यौन कथन दो, दोनों कथन सही है बेटा, ठीक है। और ऑप्शन पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, दोनों सही है कथन। चलो आगे चलते हैं। निम्न में से अम्लता का सही क्रम है, देखो बेटा सिंपल सी बात है। अम्लता क्रम कैसे निकालोगे आप, बेसिकली सिंपल सा तरीका आपको, जिस भी सेंट्रल एटम पे, अगर सेम एटम है, सेंट्रल एटम मान लो, तो क्या चेक करना है, ऑक्सीकरण संख्या चेक करना है। जिस भी सेंट्रल एटम पे सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अम्ल माना जाएगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेटा पर क्लोरिक अम्ल। इसका नाम क्या है, पर क्लोरिक अम्ल। इसका नाम है पर क्लोरिक अम्ल, ठीक है। ये भी नीट में जल्दी आया हुआ क्वेश्चन है। इसका नाम है क्लोरिक अम्ल। इसका नाम है, इसका नाम है क्लोरस अम्ल। और इसका नाम है हाइपोक्लोरस अम्ल। इसका नाम क्या है, हाइपोक्लोरस अम्ल। इसका नाम क्या है बेटा, हाइपोक्लोरस अम्ल। देखो ये मैं कैसे बता दे रहा हूं, ध्यान सुन लो इधर। क्लोरीन की से ऑक्सीकरण अवस्था +7 हो सकती है बेटा, +5 हो सकती है, +3 हो सकती है, और +1 भी हो सकती है, ठीक है। तो जो सबसे हाईएस्ट ऑक्सीकरण अवस्था है इसको हम बोलते हैं पर एसिड। क्या बोलते हैं, पर एसिड। +5 वाले को बोलते हैं बेटा इक एसिड। देखो आ गया ना, +5 यहां पे हो गया तो क्लोरिक एसिड हो गया। +3 को बोलते हैं अस एसिड। क्या बोलते हैं, अस एसिड। देखो यहाँ पे +3 है अस वाले में। और +1 को बोलते हैं हाइपो अस एसिड। क्या बोलते हैं, हाइपो अस एसिड, ठीक है, हाइपो अस एसिड बोलते हैं। तो बताओ सबसे ज्यादा कहां पे है भैया, +3 वाले में, +7 वाले में है। तो देखो यहां पे ऑक्सीकरण अवस्था क्या है भैया, +7, यहां पे क्या है +5, यहां पे क्या है +3, यहां पे क्या है +1। कैसे निकाला मैंने, देखो चेक कर लो इधर। ऑक्सीजन का -2 होता है, तो -2 इंटू क्या किया मैंने 4, तो क्या हो गया -8, और +1 क्या हो गया, हाइड्रोजन, तो क्या हो गया बताओ, 1 चला गया तो +7 आ गया। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था किसकी है भैया, इस वाले में। तो सबसे अच्छा अम्ल कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा। ज्यादा क्लियर है, बोलो भाई आगे चलें। चलो ये क्वेश्चन जेई मेंस में 2020 में आया है, लेकिन मुझे लगता है कि नीट में क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखना इसको।
क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई गर्म करने पर यौगिक ए, गर्म करने पर यौगिक ए एक गैस भी देता है जो वायु का एक घटक है। वायु मतलब एयर का एक घटक है। अब बताओ एयर में क्या क्या भैया, O2 है, N2 है, CO2 है, यही सब तो है। तो वायु का एक घटक है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में H2 के साथ क्रिया करने पर यह अन्य गैस ही देता है, ठीक है, जो क्षारीय प्रकृति की है, ए नहीं होना चाहिए। अब देखो ध्यान सुनना, ऐसा क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सिंपल भी क्वेश्चन है ये कौन सा ऐसा है जो नहीं हो सकता। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले इनकी रिएक्शन कराओ भैया, ठीक है, या इनको तोड़ो तो क्या बनेगा। अगर आप NH4 अमोनियम नाइट्रेट को अगर आप गर्म करोगे, अमोनियम नाइट्राइड को आप गर्म करोगे, तो देखो बेटा ध्यान से देखो, ये क्या बनाएगा, ये आपका बनाएगा N2 प्लस 2H2O। क्या बनाएगा, N2 प्लस 2H2O बनाएगा। अब देखो क्या N2 वायुमंडल में पाए जाने वाले या एयर में पाए जाने वाले अणु गैसों का एक ग्रुप में आता है कि नहीं आता, आता है, यानी ये नहीं हो सकता। दूसरा चेक कर लो भैया, अगर आप अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करोगे, इसका फॉर्मूला है देखो इधर, डाई अमोनियम क्रोमेट देखो इधर, NH4 का होल ट्वाइज Cr2O7। ये सब रिएक्शन आपको पढ़ाया गया होगा। इसको हीट को क्या बन जाएगा देखो इधर, तो बेटा ये बन जाएगा आपका N2, ये भी N2 देता है, प्लस CrO3 2CrO3 प्लस बनता है बेटा आपका ये O2 प्लस क्या बनता है आपका ये H2O बनता है, 2H2O बनता है, ठीक है, चेक कर लो। N2 हो गया, CrO3 हो गया, ठीक है, प्लस 2H2O हो गया, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 तो 5 3 6 7, ठीक है, समझ में आ गया ये, ठीक है। तो देखो यहां पे भी क्या बन जाएगा, N2 बन जाएगा भाई साहब। ये भी क्या है, ये भी वायुमंडल का घटक है, आप पता है आपको, एयर में पाया जाता है। तीसरा भैया क्या है, ये NaN3, ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम एजाइड। क्या बोलते हैं, सोडियम एजाइड। इसको आप गर्म करोगे तो ध्यान से देखो, इसको 2 मोल ले लो तो क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा बेटा N2, ठीक है, 3N2 बन जाएगा, प्लस 2 सोडियम निकल जाएगा। देखो ये भी क्या होगा भैया, N2 गैस देगा, तो ये भी मतलब क्या है, वायुमंडल में पाया जाएगा। लेकिन अगर आप PbNO3 यानी लेड नाइट्रेट को अगर आप गर्म करोगे, अगर आप भैया PbNO3 का होल ट्वाइज अगर आप इसको गर्म करोगे, तो आपको पता है क्या बनता है, ये बनता बेटा बनता है आपका PbO बनता है, प्लस NO2 बनता है। क्या बनता है, PbO प्लस NO2 बनता है, ठीक है, इसको बैलेंस कर सकते हैं आप, ठीक है। यहां पे 2 ले लो तो यहां पे 2 PbO बन जाएगा, प्लस 3 NO2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये बनता है। तो बेसिकली क्या होता है इसमें, बताओ कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो ऐसा कोई गैस नहीं निकाल रहा है जो वायुमंडल में पाया जाए। कौन सा है बताओ बेटा, कौन सा है, फोर्थ, कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। तो जेई में आ चुका क्वेश्चन है बेटा, इसको कर लेना ध्यान से, ठीक है। आगे चलें, चलो भाई। पायरोफॉस्फोरिक अम्ल के एक अणु में POH, PO तथा POP बंध की क्रमशः संख्या, अभी मैंने सिखाया आपको कि भैया पायरोफॉस्फोरिक एसिड कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या ले लो आप, फास्फोरिक एसिड, कौन सा, H3PO4, अभी सिखाया। इसके 2 मोल ले लो और क्या कर दो, इसमें 2 मोल से H2O निकाल दो, तो क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा आपका H, देखो 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 6, तो H4 बन गया, P2 बन गया और O बन गया आपका 7। इसे बोलते हैं पायरोफॉस्फोरिक अम्ल। अब ध्यान से सुनो इसे कैसे बनाते हैं, अभी मैंने सिखाया था, जल्दी करके बताओ भैया। ये P हो गया, P हो गया, ठीक है। यहां हम क्या कर लेंगे भैया, डबल बॉन्ड O कर लेंगे, इधर कर लेंगे OH, यहां डबल बॉन्ड O कर लेंगे, यहां कर लेंगे हम OH, ठीक है।
अब ध्यान से देखो, जितने H हैं उतने क्या होंगे, होने चाहिए OH, तो एक OH, ये दो OH, यहां पे कर लो 3 OH, यहां कितने हो गए, 4 OH हो गए। कितने ऑक्सीजन गए, देखो 1 2 3 4 5 6 गए, एक ऑक्सीजन कहां आएगा बेटा, इनके बीच में। अब मुझे बताओ कितने POH बंद हैं, तो 1 2 3 4, तो 4 तो हो गए भैया POH बंद। कितने P डबल बॉन्ड O बंद हैं, तो 2 कितने हो गए P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, तो 2 तो हो गए P डबल बॉन्ड O, तो 2 ऑप्शन है 4 और 2। अच्छा कितने POP बंद है, तो देखो इधर POP एक बंद है, तो 4 2 1, यानी ये ऑप्शन सही है। ऐसे क्वेश्चन नीट में आते हैं, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, जेईई मेन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है भाई। और कुछ बचा है क्या, देखते हैं। एक और है, ठोस अवस्था में PCl5 की संरचना बताइए, ये भी जेईई मेंस में 2020 में आया हुआ है। अब आपको पता है कि ठोस अवस्था में जो PCl5 है, जो ठोस अवस्था में PCl5 है बेटा, क्या होता है ये PCl5 ठोस अवस्था में PCl4 प्लस PCl6 माइनस में होता है। ये बात आपको याद है, याद करना पड़ेगा आपको, ये आपको पढ़ाया था केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। ये 2 स्टेट में होता है बेटा, ठीक है। अब मुझे बताओ PCl4 का ध्यान से देखो प्लस वाला, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे Cl 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 और Cl। ऐसे PCl6 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो इधर, ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से बेटा, Cl 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 और Cl, और यहां पे माइनस, ठीक है। अब मुझे ध्यान से देख के बताओ कि ये कैसा स्ट्रक्चर है, क्या बेटा टेट्राहेड्रल है, तो ये क्या हो जाएगा, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय हो जाएगा ये, माने sp3 हो जाएगा बेटा। और ये क्या होगा बताओ, अष्टफलकीय हो जाएगा ये। और अष्टफलकीय मतलब क्या हो गया, कितने सिग्मा, देखो इधर अष्टफलकीय मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 सिग्मा है ना, 6 मतलब क्या हो गया sp3 d2, क्या हो जाएगा sp3। तो बोलो सही कौन सा है, चतुष्फलकीय PCl4 एवं अष्टफलकीय PCl6 माइनस, ठीक है। चलो भाई, बाकी क्या है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय गलत बात है, वर्ग समतल नहीं, वर्ग समतल नहीं होगा, क्या होता है टेट्राहेड्रल होगा, वर्ग पिरामिडीय तो गलत है। सही कौन सा है, पहला वाला। लेकिन मान लो आपसे क्या पूछ लेता है इसी क्वेश्चन में वो, कि बताओ इनके संकर्ण कैसे होंगे, तो आप बता देते ऐसे। ये मैंने कैसे बताया, देखो ध्यान से, कितने सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे, 4 सिग्मा है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। यहाँ कितने सिग्मा है बताओ, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 और 6 सिग्मा। तो सिखा चुका हूं आपको मैं, सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, क्या कर दो भैया, उस क्या कर दो, क्वेश्चन हो जाएगा इससे। समझ में आ गया। चलो भाई, तो आज इतने पी ब्लॉक के इंपॉर्टेंट PYQs थे बेटा, ठीक है। और बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम का लास्ट चल रहा है आपको, तो आपने PYQs कर रखे होंगे, लेकिन ये मेरा रिकमेंडेशन है कि इतने अगर आपने ढंग से कर लिए तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और एग्जाम में आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी थोड़ी ज्यादा इनकी होती है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को आप देखें, नीट की तैयारी आप अच्छे से करते रहें, ठीक है। गुड बाय।